हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग समावेशी शिक्षा का जो पवन सीरीज़ का जो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ठीक है, देखिए किस पर नहीं लागू होता है, ये नोट पूछा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE बोलते हैं, RTE एक्ट 2009 क्या होता है। ठीक है, देखिए RTE एक्ट 2009 के तहत ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि RTE एक्ट 2009 कब पारित हुआ था, तो वो 4 अगस्त 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे कि पूरे देश में लागू कब हुआ था, इंडिया में कब लागू हुआ था पूरे देश में, हमारे इंडिया में, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगर पारित पूछे तो वो 4 अगस्त 2009 को, और अगर पूछे कि देश में लागू कब हुआ था तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका 1 अप्रैल 2010। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, सेकेंड है 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों की नियमित उपस्थिति, और फोर्थ ऑप्शन है निःशक्त बच्चे। देखिए जो RTE 2009 है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बताया गया है, और बच्चे किस प्रकार स्कूल में उपस्थित हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो, इसके बारे में भी बताया गया है। और निःशक्त बच्चे, जैसे कि RTE 2009 है वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है कि जितने भी सामान्य बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है किस प्रकार के बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा दृष्टिबाधित, सेकेंड है श्रवण बाधित, और थर्ड है मूक बधिर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा मंदबुद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सांकेतिक भाषा होता है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर स होगा, मूक बधिर। मूक बधिर में जो बच्चे बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, गूंगे बहरे आते हैं मूक बधिर में। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, मूक बधिर के लिए। अगर ऑप्शन में मूक बधिर न दिया होता तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता श्रवण बाधित बालक के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है। देखिए जो ब्रेल लिपि होता है कौन से बच्चे से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दृष्टिबाधित बालक। ब्रेल लिपि जो होता है दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि इसमें अक्षर को उभार कर लिखा होता है, जिससे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उसको स्पर्श करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता होती है। ठीक है, तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं वो किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, पहला है हमारा डिस्ग्राफिया, सेकेंड है डिस्थीमिया, थर्ड ऑप्शन हमारा डिसलेक्सिया, और फोर्थ है डिसकैल्कुलिया। देखिए जो हमारा डिस्ग्राफिया होता है ना, डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जिन बच्चे को डिस्ग्राफिया हो जाता है वो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, चीज़ों को ठीक तरीके से लिख नहीं पाते, इनमें लिखने संबंधित विकार आ जाता है, डिस्ग्राफिया। इसको आप लोग एक ट्रिक से याद रखिए, जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पे बनाते हैं, तो उसको अगर कोई बच्चे को लिखने संबंधित कोई विकार है, ठीक है, बच्चा ठीक तरीके से लिख नहीं पा रहा है, तो उसे क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक तरीके से मतलब कि जैसे वो ए को उल्टा लिखेगा और बी को भी उल्टे साइड अपोजिट साइड बी करके ऐसे करके बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे में लेखन संबंधित विकार है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया क्या होता है,
डिस्थीमिया में बच्चे के अंदर तनाव वाली स्थिति आ जाती है। बच्चा हमेशा ना डिप्रेशन में या फिर तनाव वाली स्थिति में रहेगा, ठीक है। तो बच्चे को क्या हो जाता है, डिस्थीमिया हो जाएगा। थर्ड है हमारा डिसलेक्सिया। देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिए। लक्ष्य में क्या, लक्ष्य छुपा हुआ है डिसलेक्सिया में। तो अगर बच्चा, लक्ष्य क्या होता है, साबुन होता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर उसको ठीक तरीके से लक्ष्य को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसमें कौन सा विकार है, पढ़ने संबंधित विकार है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डिसलेक्सिया से याद किए रहेंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें लक्ष्य आ रहा है, अच्छा बच्चा लक्ष्य को पढ़ नहीं पा रहा तो उसमें पढ़ने संबंधित विकार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया, ये इन सब के बारे में सीटेट और आपके यूपी टेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहीं पे अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि इसमें गणित, कैलकुलेटर आ रहा है ना इसके बीच में, तो इसमें गणित संबंधित विकार हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। बच्चा मैथ को नहीं समझ पाता, मतलब कि उल्टा सीधा समझने लगता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा। देखिए जो डिस्थीमिया है वो ब्रेन से संबंधित है, मानसिक वाला, क्योंकि उसमें तनाव की स्थिति होगी। डिसलेक्सिया में भी है और डिसकैल्कुलिया में होगा। तो अगर बच्चे के अंदर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है तो उसको क्या होने का ज़्यादातर चांस रहेगा, डिसग्राफिया, क्योंकि बच्चा हाथ से लिख रहा है ना, हाथ से लिखने के लिए अपनी उंगलियों का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे शारीरिक रूप से अक्षम पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है। पहला है प्रदेश स्तर पर, सेकंड है मंडल स्तर पर, और थर्ड ऑप्शन हमारा जिले स्तर पर, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र होता है वो मंडल स्तर पर स्थित होता है, ठीक है, मंडल स्तर पर बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, मंडल स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसी का पूरा नाम क्या है। देखिए ईसी का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे पूछा है। ईसी का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ठीक है। ईसी का पूरा नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं विशिष्ट बच्चों की शिक्षा केंद्र, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर अ, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ईसी का पूरा नाम क्या है, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईसी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, ई से अर्ली, सी से चाइल्डहुड, ई से एजुकेशन एंड केयर। नेक्स्ट है हमारा, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है। पहला है ऑप्शन निर्देशन देना, सेकंड ऑप्शन है प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन है शोध कार्य, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए मनोविज्ञान केंद्र में निर्देशन भी दिया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है, और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और शोध कार्य भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दृष्टिबाधित के लिए लिपि है। देखिए दृष्टिबाधित के लिए हम लोग कौन सा लिपि का यूज़ करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि जो होता है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि द्वारा अक्षरों को उभार कर लिखा जाता है, जिससे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको पढ़ने में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। जो वाणी बाधित बालक होते हैं उनका संबंध किससे होता है, श्रवण बाधित से, भाषा बाधित से, अधिगम असमर्थी से, और उपर्युक्त सभी। देखिए वाणी बाधित जो बच्चे गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आसपास या फिर कहीं किसी बच्चे को देखा होगा कि जो बच्चा बोल नहीं पाता है या फिर जो बच्चा सुन नहीं पाता। जब बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे, ठीक है। जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बच्चा अधिकतर क्या होता है, वो बोल भी नहीं पाता है, ठीक है। तो उसमें श्रवण बाधित भी आ जाता है, भाषा बाधित भी आ जाता है। बच्चा वाणी बाधित है तो कहाँ से बोलेगा। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थी, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, भाषा कौशल होता है। लैंग्वेज स्किल क्या है, बोलना, पढ़ना, लिखना, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए भाषा कौशल कौन कौन सा है, बोलना भी है,
पढ़ना भी है, लिखना भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंभीर दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? देखिए, जो गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 2/19 पहला ऑप्शन है, सेकंड है 2/18, थर्ड ऑप्शन है 2/15 और फोर्थ ऑप्शन है 2/20। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंसर डी 2/20। जो गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनका जो दृष्टि क्षमता होता है 2/20 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, जो इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है आचार्य रामवरण द्वारा, सेकेंड है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अ ब दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में है वह आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा स्थापना इसकी की गई। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि क्यूरी कितनी होती है? ठीक है, जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं, आंशिक रूप से मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, आंशिक रूप से वो दृष्टि बाधित होंगे, उनकी एक्यूरी कितनी होती है? देखिए, ये मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया है कि जैसे जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में, जैसे सामान्य बालक किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी पर रखी अगर कोई वस्तु है तो सामान्य बालक उसे आसानी से देख लेगा। बट अगर आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक को देखना पड़े तो आपको उस वस्तु को 20 फीट की दूरी पे लाना होगा उस बच्चे से। ठीक है, तभी वो बच्चा उस वस्तु को देख पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा, 20-70। ठीक है, 20-70 फीट होता है। नेक्स्ट है हमारा 20/70 हो या फिर इसको 20/70 लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सामान्य बच्चा 70 फीट की दूरी पे देख रहा है तो जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक है वो उसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पे देखेगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा, कम श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल होता है। ठीक है, जो कम श्रवण बाधित बच्चा होता है उसका डेसिबल कितना होता है? पहला ऑप्शन है हमारा 20/40 डेसिबल, सेकंड है 30/15 डेसिबल और थर्ड ऑप्शन है हमारा 35/51 डेसिबल। देखिए, यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक कम श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल, सेकंड गंभीर श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल और थर्ड है पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल। तो जब कम पूछेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। ठीक है, कम श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल कितना होता है स्तर? उसका 35 से 51 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है हमारा गंभीर श्रवण बाधित बच्चे का डेसिबल। देखिए, यहाँ गंभीर वाला पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 89। ठीक है, जो गंभीर श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका डेसिबल कितना होता है? 70 से 89। और जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका डेसिबल होता है 90 से 100। ठीक है, उनको थोड़ा कुछ भी नहीं सुनाई देता। ठीक है, आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, मानस मंदता का अर्थ क्या है? देखिए, मानस मंदता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है हमारा औसत से अधिक मानसिक योग्यता, ये तो प्रतिभाशाली में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा औसत से कम मानसिक योग्यता। देखिए, जिन बच्चों की मानसिक योग्यता औसत से कम, औसत मतलब सामान्य बच्चों से कम। ठीक है, जिन बच्चों की मानसिक योग्यता सामान्य बच्चों से कम हो उन्हें क्या बोलेंगे? मानस मंदता का अर्थ यही होता है। ठीक है, मानस मंदता का अर्थ क्या होता है? औसत से कम मानसिक योग्यता। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब हो जाएगा, औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट है हमारा, वाक् दोष के प्रकार बताइए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके 2017 2018 दोनों में पूछा है। ठीक है, कि वाक् दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड है 5 और थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या है? वाक् दोष जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 6। नेक्स्ट है हमारा, श्रवण बाधितों
के वर्गीकरण का आधार होता है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको हम लोग उनका जो स्तर होता है किस में मापते हैं, ठीक है। जो श्रवण बाधित बालकों का स्तर होता है वो किन में मापते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, डेसिबल में, ठीक है। डेसिबल में मापते हैं कि बच्चा कितना श्रवण बाधित है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, किस में मापते हैं, डेसिबल में। तो इसका आधार क्या है, डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन अ। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। पहला है दृष्टि दोष, सेकेंड है श्रवण दोष, थर्ड ऑप्शन है हमारा मंद बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है मुख विकार। देखिए, दृष्टि दोष ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जन्म से ही अंधा हो सकता है बच्चा जन्म के टाइम उसकी आंखें ठीक हो, फिर बाद में उसे कोई बीमारी हो गई हो, एक्सीडेंट वगैरह से बच्चा दृष्टि दोष उसमें आ गया हो, ठीक है। श्रवण दोष भी इसी प्रकार हो सकता है और मुख बधिर भी इसी प्रकार। लेकिन जो मंद बुद्धि है, ठीक है, जो मंद बुद्धि है वो जन्मजात होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत ही कम है तो वो क्या होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। बहुत कम मतलब कि यहाँ हम पिछड़े बालक को नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे जिनका IQ लेवल जो बहुत ज़्यादा, जो पूरी तरह से मंद बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सा मंद बुद्धि। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिभाशालिता होता है, ठीक है, प्रतिभाशालिता होता है। पहला है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, जो आपको बाहर से मोटिवेशन मिलता है उससे, या मनोसामाजिक कारकों से, या आनुवंशिक रचना से, या अ ब दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर क्या है, अ ब दोनों, ठीक है। जो प्रतिभाशालिता कैसे आता है, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, आप बाहर से मोटिवेटेड हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को जल्दी सीखेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। सेकेंड है मनोसामाजिक कारकों से, मनोसामाजिक कारकों से प्रतिभाशालिता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ ब दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम हो, जैसे कि किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि उसके एज के अनुसार कम हो, ठीक है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वो बच्चा पिछड़ा हुआ बालक कहलाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिछड़ा हुआ बालक। जिन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, पिछड़े हुए बालक कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिछड़ा हुआ बालक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नॉट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा चिंता, सेकेंड है संबंध, थर्ड है तनाव और फोर्थ है हमारा भग्नाशा। देखिए, चिंता, तनाव, भग्नाशा, ये तीनों क्या है, आपके मानसिक विकार है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंध। संबंध क्या है, आपका मानसिक विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। बालक जो होते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार सीखते हैं, विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, बालक में जो सामाजिकरण होता है वो उसके विद्यालय से हो सकता है, उसके रुचियों से, इंटरेस्ट से हो सकता है, और बच्चे के समाज से हो सकता है, बच्चे के परिवार से हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिलाब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है। देखिए, बुद्धिलाब्धि के मापन के जन्मदाता, अगर मापन के जन्मदाता पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मन। और अगर पूछे कि बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम कौन किया था तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिने हो जाएगा, ठीक है। जो बिने साहब थे उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है। अगर बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम पूछे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बिने। और बुद्धिलाब्धि के मापन का जन्मदाता बोले, जो IQ का फॉर्मूला कौन दिया है तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मन, ठीक है। फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
50 से 69 बुद्धि लाब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, जो बालक 50 से 69 बुद्धि लाब्धि के होते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है दुर्लभ बुद्धि, सेकंड है जड़ बुद्धि, और थर्ड है हीन बुद्धि, और फोर्थ है मंद बुद्धि। तो जिन बालकों की बुद्धि लाब्धि 50 से 69 होती है उन्हें दुर्लभ बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, दुर्लभ बुद्धि की श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लाब्धि कम होती है। ठीक है, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि किससे कम होती है? औसत बालकों से, या प्रतिभाशाली बालकों से, या समस्यात्मक बालकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? जो औसत बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं से कंपेयर करते हैं। और अगर जिन बच्चों, तो इसका क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उन बालकों की बुद्धि लाब्धि औसत बालकों से कम होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत बालक। नेक्स्ट है हमारा, मानसिक मंद बालकों की पहचान करने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? जो मानसिक मंद बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए उनका परीक्षण 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ब 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य बच्चों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? देखिए सामान्य बच्चों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है ये आप सभी को अच्छे से पता है, 90 से 110 होती है। ठीक है, यहाँ पे 110 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 90 से 110। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि है। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी है? वो 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर से 140 से अधिक। टर्मन क्या बोले हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि 140 से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 85 से कम बुद्धि लाब्धि होती है। देखिए 85 से कम किसकी बुद्धि लाब्धि होती है? पिछड़े बालक की, या मंद बुद्धि बालक की, या अब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब फ्रेंड्स, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से थोड़ा सा कम होती है। तो सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच। तो यहाँ 85 दिया है, तो सामान्य बालकों से थोड़ा सा कम है, तो ये बालक कैसे हो जाएंगे? पिछड़े बालक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? देखिए जो अल्फ्रेड बिने थे उन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? पहला ऑप्शन हमारा 1905 में, सेकंड ऑप्शन हमारा 1901 में, और थर्ड ऑप्शन हमारा 1879 में, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1911 में। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन अ है 1905। 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने इन्होंने फर्स्ट टाइम बुद्धि परीक्षण किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? पहला आंसर ऑप्शन है हमारा सिगमंड फ्राइड, सेकंड है वुंट, और थर्ड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, फोर्थ ऑप्शन हमारा पाओला। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसको विलियम वुंट ने खोली थी। सर्वप्रथम कौन खोला था? विलियम वुंट। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सबसे पहले कौन खोले थे? विलियम वुंट खोले थे। और पूछेगा कहाँ खोले थे? तो ये एक लिप्जिंग नामक विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, लिप्जिंग नामक विश्वविद्यालय जर्मनी में है। वहीं पे विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और अगर इंडिया में पूछे कि इंडिया में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा NN सेन गुप्ता। ठीक है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।